हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स प्लस क्लास। और आज मैं मोनिका मित्तल आपको थर्मोडायनेमिक्स की क्लास में पढ़ा रही हूँ इंडिकेटर डायग्राम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल्स, एडियाबैटिक्स। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि एडियाबैटिक्स आर स्टीपर देन आइसोथर्मल्स, और फाइनली हम निकालेंगे वर्क डन फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए फ्रेंड्स, इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है? इट इज जस्ट अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिस्टम अंडरगोइंग एन ऑपरेशन। यानी कि अगर आप एक सिस्टम के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसमें जो भी उसकी इंस्टेंटेनियस या जिस तरह से प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहे हैं, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम दिखाते हैं तो वो उसका इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। दैट मीन्स कि अगर ये और ये आपका वाई एक्सिस प्रेशर है और एक्स एक्सिस वॉल्यूम है, और इसमें हम कोई भी ग्राफ दिखाते हैं तो ये इंडिकेटर डायग्राम है। अभी हम ये डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल है या एडियामेटिक, यानी कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो चेंज हो रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, यानी आप एक्सपेंड कर रहे हो या उसको गैस को कंप्रेस कर रहे हो, तो उस प्रोसेस में जो चेंज होते हैं प्रेशर और वॉल्यूम में, वो आप ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरह का ग्राफ इंडिकेटर डायग्राम कहलाता है। तो इस डायग्राम का एप्लीकेशन क्या है, मतलब इसको क्यों ड्रॉ किया जाता है? देखिए, एप्लीकेशन ये है कि इस ग्राफ की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वर्क ऑब्टेन फ्रॉम इट। यानी अगर कोई भी हीट इंजन है या किसी भी प्रोसेस में अगर कितना वर्क हुआ है वो अगर निकालना है आप, तो इस इंडिकेटर डायग्राम की हेल्प से आप निकाल सकते हैं। सेकेंडली हमें डिस्कस करना है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इन विच डेविएशन फ्रॉम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इनफाइनाइट स्मॉल। तो इसको कैसे समझा जा सकता है कि अगर हमने किसी भी सिस्टम पर, इसके लिए पहले हम एक सिलेंडर बना लेते हैं। सिलेंडर में हमने अपना सिस्टम रखा है गैस, और इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन लगाया है। ये फ्रिक्शन लेस पिस्टन है, तो यानी फ्रिक्शन की वजह से इसमें कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही है। जितनी भी हीट जनरेट होगी कंप्रेस करने से होगी, या जितनी भी हीट में कमी होगी वो एक्सपेंड करने से होगी। बाकी यहाँ से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से कोई हीट सिस्टम में ना तो ऐड होगी या निकलेगी। तो हमने क्या किया, एक पिस्टन लगाया है जो फ्रिक्शनलेस है, और ये एक कंटेनर लिया है जिसकी वॉल्स कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग होने के कारण ये सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज कर सकता है, और टेम्परेचर इस सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यानी कि आइसोथर्मल आप ग्राफ से प्लॉट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया है, शुरू में 1 किलोग्राम का इसके ऊपर वेट पुट ऑन कर दिया है। तो वेट रखने से आपने कहा कि इनिशियल कंडीशन प्रेशर की P1 और जितना भी इसमें वॉल्यूम है वो V1 है। देखिए, अगर आपको गैस को एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करेंगे तो आप वेट हटाएंगे, वेट हटाते ही गैस एकदम एक्सपेंड हो जाएगी, और एक्सपेंड होते ही गैस का टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में सिस्टम बाय द गैस होगा जो कि पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको पहले भी कई लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी गैस एक्सपेंड होती है तो गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है, क्योंकि उसको वर्क करना पड़ता है। तो यहाँ से गैस का जैसे ही आपने यहाँ पे पहुँचा दिया, इसको हटाते ही, तो एकदम गैस के एक्सपेंशन से टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, थोड़ी देर बाद क्या होगा, सराउंडिंग से हीट सिस्टम के अंदर एंटर कर जाएगी, और फिर थर्मल इक्विलिब्रियम में ये सिस्टम आ जाएगा। लेकिन हमारा प्रोसेस ये परफेक्टली आइसोथर्मल नहीं हो पाएगा। तो परफेक्टली आइसोथर्मल को ऑब्टेन करने के लिए हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो अब इसमें क्या है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, कि ये जो 1 किलोग्राम वेट है हम डायरेक्ट एक साथ नहीं रखेंगे। हम एक बाउल में 1 किलोग्राम की सैंड या कुछ भी ऐसी चीज, छोटे छोटे पार्टिकल फिल कर लेंगे, और इस बाउल को हम इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। अब हमें क्या करना है, थोड़े थोड़े से पार्टिकल्स को बाहर निकालना है। बहुत थोड़े पार्टिकल, जितने भी कम पार्टिकल निकालेंगे उतना ही
ये जो प्रोसेस है वो परफेक्टली आइसोथर्मल होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगी क्योंकि आपकी सिस्टम। तो इस तरह से आप इसको 1000 टाइम, 10,000 टाइम या फिर आप और भी ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ प्रोसेस बढ़ाते हैं उतना ही आपका एग्जैक्ट आइसोथर्मल रिजल्ट निकलता है। तो आपने क्या किया है, इसमें से निकालना शुरू किया और थोड़ी देर बाद ये इंटरमीडिएट कंडीशन इसकी PV आई और फाइनल आपने जब सारा हटा दिया है तो P2V2 आई। तो इस चीज़ को हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये आपका PV ग्राफ है। इनिशियली आपने यहाँ पे प्लेस किया है P1V1, तो कैसे होगा ये। फिर आपने इंटरमीडिएट सारे स्टेप फॉलो किए हैं और आपने बहुत सारे प्रोसेस में ये धीरे धीरे प्रेशर कम होता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और एक कंडीशन ये आ जाएगी, ठीक है। ये आइसोथर्मल कर्व होगा। इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आपने इतना धीरे किया है स्लो प्रोसेस में और कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। और फाइनली यहाँ पे P2V2 ऑब्टेन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करते हैं जो बहुत ही धीरे धीरे कई प्रोसेस में किया जाता है और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब भी आपको आइसोथर्मल प्लॉट करना है या आपको थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम को रखना है, तब उस केस में आपको ऐसे स्टैटिक प्रोसेस ही करेंगे। थर्ड, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। आइसोथर्मल क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम में, ये आपने इंडिकेटर डायग्राम लिया है, इसमें जब हम इस तरह का कर्व प्लॉट करते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो इसको आप आइसोथर्मल कहते हैं। तो आपने अगर यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, ये T दिखाया है, तो इससे ऊपर T प्लस डेल्टा T होगा और अगर आपने इसके नीचे दिखाया है T माइनस डेल्टा T होगा, ठीक है। ये आपका PV डायग्राम है, इंडिकेटर डायग्राम। और देखिए इस तरह के प्रोसेस में पूरे में हमने बहुत क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ही किया है। तो यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल स्टेट और आपने बहुत सारे प्रोसेस करते हुए यहाँ तक फाइनल वैल्यू है, तो इस पूरे के पूरे ग्राफ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो ये आइसोथर्मल्स कहलाती हैं, ठीक है। एडियाबैटिक्स में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने इसे पहले लेक्चर में आपको डिटेल में समझा रखा है। एडियाबैटिक में या तो टेम्परेचर बहुत राइज कर जाएगा, जैसे ही आप गैस को एक्सपेंड करते हैं तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, और जैसे ही गैस को आप कंप्रेस करते हैं तो जो कंप्रेशन की हीट है वो सिस्टम के अंदर ऐड हो जाती है और सिस्टम गर्म हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन है कि उसमें सिलेंडर जो लेते हैं आप वो परफेक्टली इंसुलेटेड लेते हैं और पिस्टन जो होता है उसका वो भी परफेक्टली इंसुलेटेड होता है। लेकिन जैसे आइसोथर्मल में हम स्लो प्रोसेस करते हैं तो एडियाबैटिक में हम क्विक प्रोसेस करते हैं। क्विक प्रोसेस करने से हमारा परफेक्ट एडियाबैटिक प्रोसेस लगभग आ जाता है, क्योंकि हीट को इस इंसुलेटेड वॉल से एंटर करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है और आप लगभग रिजल्ट आपका अप्रॉक्सीमेट सही आ जाता है। तो अब हम PV डायग्राम पे एडियाबैटिक को प्लॉट्स करेंगे। तो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट किया और इस तरह का ग्राफ आता है। देखिए ये अगर हम ऐसे बना रहे हैं तो शायद आपको कम समझ में आए। ये वाला जो एक एडियाबैटिक है इस, और ये सेकेंड एडियाबैटिक है, इसमें टेम्परेचर T1 से T2 फॉल हुआ है। अगर आप इसको यहाँ दिखाएं तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा, यानी टेम्परेचर, ये जो दोनों ग्राफ हैं ये बता रहे हैं कि टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T से T तक फॉल हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ से यहाँ तक अगर फॉल हुआ है तो यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो टेम्परेचर फॉल किस कंडीशन में तो एडियाबैटिक की, जब आप उसको एक्सपेंड करते हैं। तो ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व है, ये भी एडियाबैटिक एक्सपेंशन का कर्व है। ये डिपेंड करता है इनकी पोजीशन कि गैस इनिशियली किस स्टेट पे है, उसका क्या प्रेशर था, क्या वॉल्यूम था, और इस तरीके से आप निकाल के और क्या टेम्परेचर उसका चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आइसोथर्मल पे एडियाबैटिक कर्व निकाल सकते हैं। अब हमें निकालना है कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल से कौन सा स्टीपर है, तो उसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे। देखिए मैथमेटिकली आइसोथर्मल गैस इक्वेशन क्या होती है। आइसोथर्मल
गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और ये कौन सी इक्वेशन होती है? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कांस्टेंट टेम्परेचर पे PV कांस्टेंट के इक्वल होते हैं। तो अगर आप इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा? PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। ओके, और इसकी हेल्प से अगर dP अपॉन dV की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी आपकी P अपॉन V माइनस के। और ये आपने आइसोथर्मल प्रोसेस में किया है। देखिए फ्रेंड्स, dP अपॉन dV क्या बता रहा है? dP अपॉन dV, क्योंकि P आपका y एक्सिस है और V आपका x एक्सिस है, तो dP अपॉन dV आपका स्लोप को बता रहा है आइसोथर्मल कर्व के। अब नेक्स्ट आपने एडियाबैटिक कर्व के लिए, तो मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन प्रूव करके दिखाई है, वो है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको भी हम ऐसे ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो P गामा V की पावर गामा माइनस 1 dV प्लस V की पावर गामा dP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इसकी हेल्प से आपने dP अपॉन dV की वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये आ जाएगी माइनस गामा P अपॉन V। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो इक्वेशन निकल के आ गई हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अगर 2 को डिवाइड करेंगे हम, इसको हम हटा देते हैं, 2 इज डिवाइडेड बाय 1, तो हमें क्या मिलता है? dP अपॉन dV फॉर एडियाबैटिक, dP अपॉन dV फॉर आइसोथर्मल इज इक्वल टू गामा। देखिए, आप माइनस से माइनस हट जाएगा और ये सब हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ये। और ये क्या होता है? स्पेसिफिक हीट रेशियो। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था, जो गामा होता है गैस के Cp अपॉन Cv दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। तो इस एक्सप्रेशन से हम क्या पता लगा रहे हैं कि स्लोप फॉर एडियाबैटिक कर्व, दिस इज स्लोप फॉर आइसोथर्मल कर्व, इन दोनों का रेशियो गामा के इक्वल है, यानी कि एडियाबैटिक कर्व इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। तो अभी मैंने ये रब कर दिया था, एक बार मैं फिर से आपको बताती हूँ कि अगर आप PV डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, आइसोथर्मल ये दे रहे हैं, तो एडियाबैटिक इस तरह से आएंगे। ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। ठीक है, दिस इज आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। अभी हमारा इस लेक्चर का वर्क डन निकालना है। इंडिकेटर डायग्राम में वर्क डन क्या होता है, तो इसको रब करके हम वर्क डन की वैल्यू निकालेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी नोट्स नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने सबसे पहले एक इंडिकेटर डायग्राम प्लॉट किया है PV। तो आपने क्या किया है, अपने सिस्टम जो कि गैस है उसको एक सिलेंडर के अंदर फिल किया है और आइसोथर्मली हम इसको कर रहे हैं। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस में क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से आपने इसको एक्सपेंड किया है अपने सिस्टम को, और इनिशियल इसकी P1 V1 वैल्यू थी और फाइनली P2 V2 हो गई है, तो आपने इनको ड्रॉ कर दिया, ये V1 की वैल्यू है, ये V2। तो हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ले रहे हैं, तो हमने कोई भी इंटरमीडिएट पॉइंट लिया है ये, ठीक है, और इसका पॉइंट E लगाया है, और एक है F। E और F बहुत पास हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस रखा है। तो यानी कि हम अगर प्रेशर कंसीडर करें तो ये हम एक ही प्रेशर कंसीडर कर सकते हैं, इसको इंस्टेंटेनियस प्रेशर बोलते हैं। तो ये मान लिया P है इस कंडीशन के लिए, और यहाँ से आपने इसको ड्रॉप किया, और ये मान लिया जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में चेंज क्योंकि एक्सपेंशन से बढ़ेगा, वो आपने माना इस पोजिशन पे dV है, ये V हमने यहाँ पे लिख दिया, तो dV है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वर्क डन कितना निकलेगा? dW इज इक्वल टू PdV, इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए जब हम E से F तक लेके जा रहे हैं। ओके, तो यानी कि इस स्ट्रिप का एरिया बता रहा है वर्क डन। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक करें तो फिर वर्क डन कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV, यानी कि वर्क डन इन दिस केस इज इक्वल टू P
V2 माइनस V1। ठीक है, P कांस्टेंट है क्योंकि इंस्टेंटेनियस हमने लिया था। अब हम इसमें बाहर निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा। तो आपने वर्क डन निकाल लिया है दिस। तो इंडिकेटर डायग्राम में फॉर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए ये वाला प्रोसेस लगता है, और अगर आपको आपने कंप्रेस किया है V2 से V1 तो ये वर्क निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अगर एक्सपेंड करते हैं तो सिस्टम वर्क करता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और अगर आप कंप्रेस करते हैं तो वर्क डन सिस्टम के ऊपर होता है। तो सिस्टम के केस में वर्क तभी पॉजिटिव होता है जब आप गैस को एक्सपेंड करते हैं, और सिस्टम के केस में वर्क डन निगेटिव तब होता है जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं। ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में दिया था, समझा रखा है डिटेल में, तो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने इंडिकेटर डायग्राम, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और इन कौन से स्टीपर है ग्राफ, और वर्क डन फ्रॉम इंडिकेटर डायग्राम, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज के लिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए तैयार किए हैं। इन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से स्टडी करके मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। देखिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस मैंने अपने 4th लेक्चर में समझा रखा है, तो आपने सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जितने भी होते हैं उन सबको डिटेल में वहाँ से समझ सकते हैं। तो उसके लिए वर्क डन क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि PV इज इक्वल टू RT आइडियल गैस इक्वेशन होती है, क्या ये आइसोथर्मल केस में लगती है या एडियाबैटिक, या दोनों केस में लगती है। ठीक है, यानी PV इज इक्वल टू RT गैस एप्लीकेबल है एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए या फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे जरूर देंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी अच्छे से। फिर भी इस वीडियो से रिगार्डिंग आपको कोई भी कंप्लेन है, कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर बताएं। थैंक यू।